नमस्कार। मैं डॉक्टर धुरंधर यादव, एकेडमिक काउंसलर, इग्नू लखनऊ। आज का लेक्चर जो अर्थशास्त्र के सूक्ष्म अर्थशास्त्र के एकाधिकार प्रतियोगिता कीमत एवं उत्पादन निर्णय पर आधारित है। एकाधिकार रिक्त प्रतियोगिता, जिसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी हम कहते हैं, या इंग्लिश वर्जन जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। इस सूक्ष्म अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस प्रतियोगिता से पूर्व की जो बाजार स्ट्रक्चर है या बाजार व्यवस्था है या संरचना है, वह दो प्रमुख रूप से प्रचलित हैं। एक है एकाधिकार और दूसरा है पूर्ण प्रतियोगिता। एकाधिकारिक प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यह पूर्ण प्रतियोगिता के सन्निकट है। पूर्ववर्ती जो दो प्रतियोगिताएं हैं, जैसे एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता, वो बाजार संरचना के दो छोर हैं। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, या क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत बड़ी होती है, और यह बड़ी संख्या इस प्रकार से होती है कि कोई भी इंडिविजुअल, चाहे व्यक्ति हो या फर्म हो, वह अपने व्यवहार से न तो पूर्ति में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है और न ही कीमत में कोई बदलाव ला सकती है। कीमत में बदलाव इसलिए नहीं ला सकती है कि एक नगण्य भाग होता है। फर्म का पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो भागीदारी होती है वह नगण्य होती है, जिसके कारण कीमत पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। और यही वो कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम कहते हैं कि सभी फर्में प्राइस स्वीकार करने वाली होती हैं। ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर। और यही वो कारण है जिसके कारण परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व को फेस करती हैं जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसमें। और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब ये हो गया कि क्षैतिज जो उत्पादन अक्षय या आउटपुट एक्सिस होता है, उसके क्षैतिज हम मांग वक्र लेके चलते हैं। दूसरी तरफ होती है कि जो हम कहते हैं कि सबसे बड़ा छोर है वो है मोनोपोली है, एक अधिकार प्रतियोगिता, जिसके अंतर्गत सिंगल फर्म होती है और उसका उत्पादन पर और कीमत पर दोनों पर नियंत्रण होता है। क्योंकि बाजार में मांग वक्र कीमत बाजार जो होती है उसमें मांग वक्र मोनोपोली के लिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और पूर्ण प्रतियोगिता के लिए क्षैतिज होता है। उत्पादन अक्ष के दोनों के पीछे कारण इलास्टिक डिमांड और नॉन इलास्टिक डिमांड कर्व का परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का होना बाजार के फर्म को भी परिभाषित किया जाता है इसी के आधार पर। यदि बाजार में सिंगल फर्म है तो उसके AR और MR में डिफरेंस होता है, और ऐसी स्थिति में जिस फर्म का कीमत पर और उत्पाद पर दोनों पर नियंत्रण होता है, मोनोपोली जिसे एकाधिकार हम कह रहे हैं, तो ये हाईएस्ट प्राइस चार्ज करने की क्षमता इसके अंतर्गत होती है। और वैसे ही कीमत को न प्रभावित करने की जो क्षमता होती है वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बाजार व्यवस्थाएं हैं, ये दोनों दो छोर हैं, और एक्सट्रीम सामान्यतः या व्यवहारिक परिस्थितियों में इन दोनों का पाया जाना बड़ा मुश्किल होता है। लगभग 1920 तक ये दोनों प्रतियोगिताओं का अपना महत्व रहा, और जितने भी थियोरेटिकल या मॉडलिंग हुई उनमें इन दोनों प्रतियोगिताओं को बहुत महत्व भी दिया गया। लेकिन उसके पश्चात जो मोर व्यवहारिक या कहते हैं कि ज़्यादा निकटता जो हुई व्यवहार के तरफ बाजार के लिए या अनुभविक प्रमाणों की तरफ, तो इससे पूर्व में दो थे। डिवोपोली एक मॉडल होता है जो नियरर टू द मोनोपोली, या एकाधिकार, फिर द्वयाधिकार। द्वयाधिकार में दो फर्में होती हैं, और यह एक तरह से कहा जाए कि यह एक एक्सरसाइज है व्याख्या करने की कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है। लेकिन यह निश्चित है कि जब फर्म डिवोपोली में जो प्राइस स्ट्रक्चर होता है वो मोनोपोली से विलो होता है, या प्राइस के ऊपर एक फर्म का नियंत्रण दोनों डिवोपोली के अंतर्गत या द्वयाधिकार के अंतर्गत कम होता जाता है। इसी तरह से जो इलास्टिसिटी या डिमांड का जो स्वरूप है, या फर्म की संख्या के घटने बढ़ने को लेकर के जो चलता रहता है कि फर्म की संख्या 2 हुई, 2 से मोर देन 2 हुई, बट
सीमित मात्रा में रहीं तो उनको कहा गया अल्पाधिकार या ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में प्राइस का स्ट्रक्चर ये है कि फिर डिसअपियर हुआ धीरे-धीरे जो कीमत का नियंत्रण है। मोनोपोली से यदि हम परफेक्ट कंपटीशन की तरफ बढ़ते हैं या एकाधिकार से पूर्ण प्रतियोगिता के तरफ की गति होती है, उसमें नंबर्स ऑफ जो विक्रेता होते हैं, उनकी संख्या या फर्मों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती है। जैसे मोनोपोली में 1, द्वयाधिकार में 2, अल्पाधिकार में 2 से ज़्यादा लेकिन सीमित मात्रा में, और उसके बाद ये जो आज का लेक्चर है वो है एकाधिकारिक प्रतियोगिता, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, और वो दूसरी तरफ परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम एकाधिकार प्रतियोगिता से पूर्ण प्रतियोगिता की तरफ गति करते हैं, तो जो कीमत पर नियंत्रण है धीरे-धीरे घटता जाता है, और वह जो घटने की टेंडेंसी होती है, वो उनके मांग वक्र में साफ-साफ दिखती है। मांग वक्र जैसे-जैसे बदलता मोर इलास्टिक होता जाता है, या हम ये कहते हैं कि कीमत के ऊपर फर्मों की संख्या बढ़ने पर नियंत्रण कम होता जाता है। तो इसके कारण से जो स्ट्रक्चर बदलता जाता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या एकाधिकारिक प्रतियोगिता जो होती है, पूर्ण प्रतियोगिता के सन्निकट होती है। और इस तरह से हम ये देखें तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, वो दोनों में पाई जाती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हम लेते हैं, और एक आधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत भी हम जो मान्यता है, जो विशेषता है वो एक आधिकारिक प्रतियोगिता की, वो भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। दैट मीन्स कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो कि ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं या समरूप होते हैं। समरूप का मतलब होता है कि उनकी गुणवत्ता, उनकी पैकेजिंग या उनके आकार प्रकार किसी आधार पर उन्हें हम अंतर ना कर सकें। वस्तुओं में किसी प्रकार का यदि अंतर न किया जा सके, किसी भी फर्म के उत्पाद में उनके गुण, आकार, प्रकार से अंतर न किया जाए, तो ऐसे उत्पाद को हम कहते हैं कि ये होमोजीनियस है। और जो होमोजीनियस प्रोडक्ट सभी फर्में प्रोड्यूस कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि उनको एक साथ क्लब कर लें, और वो इंडस्ट्री में वो सप्लाई साइड को निर्धारित करते हैं, और फिर उसके बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन, यह हमें कहते हैं कि जो उद्योग हैं, उद्योग में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है, और वह निर्धारित कीमत पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म स्वीकार करती हैं। एकाधिकारिक प्रतियोगिता चूंकि सन्निकट तो है, लेकिन जो विभेद है पूर्ण प्रतियोगिता से, वो होती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या उत्पाद विभेद। उत्पाद विभेद तो होते हैं, जितनी फर्में होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ जितनी भी फर्में एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत होती हैं, वो उनके जो उत्पादन होते हैं उनमें, उनके स्वरूप में, उनकी पैकेजिंग में, उनके आकार में भिन्नता होती है, और यही भिन्नता जो फर्म है उसको एकाधिकार प्रदान करती है। दैट मीन्स कि एक फर्म का जो उत्पाद है, वह उत्पाद गुणवत्ता के आधार पर भिन्न हो सकता है दूसरे फर्म के उत्पाद से, लेकिन वह सन्निकट होता है या क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक दूसरे के स्थान पर एक दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स तो हों, लेकिन विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन कर रही हों, जो वस्तुएं एक दूसरे के सन्निकट हों, क्लोज सब्स्टिट्यूट हों, तो इन फर्मों के समूह को हम कहते हैं कि यह एकाधिकारिक प्रतियोगिता है। इन प्रतियोगिताओं, इस पूरे का यदि कृष्ण निकाल करके हम देखें, तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार संरचना का या प्रतियोगिता का वह भाग है जिसमें फर्मों की संख्या तो बहुत होती हैं, लेकिन सभी फर्में निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, परंतु उन वस्तुओं के स्वरूप में, उनके पैकेजिंग में, या लिटिल बिट हम कहें थोड़ा बहुत उनकी गुणवत्ता में भी भिन्नता हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, टूथपेस्ट, दिव्य क्रांति, कोलगेट में ही वेरियस टाइप ऑफ जो टूथपेस्ट हैं उसमें हैं, लेकिन वो तो एक फर्म जैसे दिव्य क्रांति है, तो दिव्य क्रांति पतंजलि का है। अब पतंजलि की मोनोपोली है, एकाधिकार है उसकी कीमत के निर्धारण पर।
और वैसे ही कोलगेट है, कोलगेट के जितने भी ब्रांड हैं, कोलगेट कंपनी जो है या फर्म है, वह फर्म कोलगेट की कीमत पर अपना स्वयं का नियंत्रण रखती है। सिबाका है, पेप्सोडेंट है, इस तरह की। मत गुणवत्ता में भिन्नता उनकी हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो इस तरह से हम ये कहें कि एक आधिकारिक प्रतियोगिता, प्रतियोगिता का वह भाग है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, जो कि पूर्ण प्रतियोगिता में भी होते हैं, किंतु पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप अ, वस्तुओं का उत्पादन होता है, जबकि एक आधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत अ, वस्तुओं की गुणवत्ता के आधार पर, उनकी स्वरूप के आधार पर, उनकी पैकेजिंग के आधार पर विषमता होती है, हेटेरोजेनिटी होती है। तो बाजार का वह स्वरूप जिसमें फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, किंतु उनके उत्पाद भिन्न-भिन्न प्रकार के हों, या हर फर्म का अपने उत्पाद की कीमत पर नियंत्रण हो, बाजार के इस स्वरूप को हम एकाधिकारिक प्रतियोगिता कहते हैं। एकाधिकारिक प्रतियोगिता के लक्षणों की यदि हम बात करें, तो उसमें प्रमुख रूप से जो पहला लक्षण है, वो है एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेताओं की बड़ी संख्या। भी जैसा कि हम देख रहे परिभाषित करने की कोशिश कर रहे थे कि पूर्ण प्रतियोगिता के सन्निकट है। पूर्ण प्रतियोगिता के सन्निकट होने का मतलब सिर्फ इतने से है कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं। क्रेताओं या विक्रेताओं की संख्या बहुत बड़ी है। विक्रेताओं की संख्या इतनी है जितनी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत होती है। जो इसको मोनोपोली या एकाधिकार मिला हुआ है, वो सिर्फ गुणवत्ता के आधार पर या एक वस्तु का उत्पादन जो कर रही है, जो दूसरे फर्म के उत्पाद के क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, जिसके इसके कारण से उसे एकाधिकार मिला हुआ है। एक फर्म अपने उत्पाद के कीमत का निर्धारण स्वयं करती है, इसलिए इसको हम एकाधिकारिक प्रतियोगिता कहते हैं। इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, विक्रेता होते हैं। सेलर्स की संख्या बढ़ने से जो मांग वक्र का स्वरूप होता है, वो मोनोपोली से थोड़ा सा फ्लैटर या चपटा हो सकता है, मतलब नियरर हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ इसका विवर्तन हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकती है। जैसे मोनोपोली में कीमत पर नियंत्रण ज्यादा होता है फर्म का, तो ऐसी स्थिति में वर्टिकलिटी की तरफ जाता है। वर्टिकलिटी यानी लंबवत अक्ष की तरफ उसका झुकाव स्टीपर होता है, या मोर अधिक से अधिक ढालू होता है। उसका कारण ये होता है कि कीमत में बड़ा बदलाव करने पर भी चूंकि फर्म की संख्या एक है, तो उसके उत्पाद के मांग में कमी थोड़ा कम होती है। उसी तरह से एक आधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत चूंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट विभिन्न फर्मों के उपलब्ध होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ जब सब्स्टिट्यूट उपलब्ध होंगे, तो कीमत में थोड़ा भी बदलाव उपभोक्ता के एक बड़े भाग को दूसरे फर्म के उत्पाद की तरफ हस्तांतरित कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र होता है, वो मोर इलास्टिक की तरफ मूव करता है, और यही इन बाजारों की भिन्नता का एक आधार भी बनता है। मोनोपोली या एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का जो निर्धारण है, वो एक फर्म करती है, और एक फर्म करती है तो अधिकतम प्राइस और कम न्यूनतम उत्पादन के माध्यम से वो अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करती है। और दूसरा, जब हम परफेक्ट कंपटीशन उसी तरह से जैसे मैंने कहा कि द्वयाधिकार की तरफ जाएंगे, तो मोनोपोली की तुलना में कीमत पर नियंत्रण स्लाइटली कम होता है, धीरे से थोड़ा बहुत कम होता है। फिर ओलिगोपोली की तरफ जाते हैं या अल्पाधिकार की तरफ मूव करते हैं, तो वहां पर भी कीमत का नियंत्रण अब द्वयाधिकार या एकाधिकार की तुलना में कम हो जाता है। और वैसे ही एक आधिकारिक प्रतियोगिता की तरफ जाते हैं, तो उस पर भी कीमत का नियंत्रण निश्चित रूप से एकाधिकार, द्वयाधिकार की तुलना में या अल्पाधिकार की तुलना में कम होता जाता है, और कीमत पर कोई भी फर्म का नियंत्रण पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जाके खत्म हो जाता है। ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि जो एक आधिकारिक प्रतियोगिता में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स की हम बात कर रहे हैं, वो उसकी इलास्टिक या प्राइस टेकर की तरफ टेंडेंसी को ही हम परिलक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोनोपोली पावर होते हुए भी, हर फर्म का अपने उत्पाद के ऊपर नियंत्रण होते हुए भी, वह कीमत को इस प्रकार नहीं निर्धारित कर सकती जिस प्रकार से मोनोपोली या डिवोपोली या ओलिगोपोली के अंतर्गत कीमत पर नियंत्रण होता है। दूसरी जो इसकी प्रमुख विशेषता होती है, वो उत्पाद विभेद को जो अभी हमने आपसे बताया, कि
कि उनकी गुणवत्ता के आधार पर, उनकी पैकेजिंग के आधार पर भिन्नता हो सकती है, आकार, प्रकार जो भी है। और यही आकार प्रकार में भिन्नता जो फर्म को एकाधिकार देती है कि वो अपने बाजार की दी गई शक्तियों के आधार पर अपने वस्तु की कीमत का निर्धारण और उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करे। एक चीज जो यहाँ पर ज्यादा उपयुक्त है समझने की, वो ये है, बाजार की संरचना चाहे जो हो या प्रतियोगिता का स्वरूप जो हो, एकाधिकार हो, द्वयाधिकार हो, अल्पाधिकार हो, एकाधिकारिक हो या पूर्ण प्रतियोगिता हो, फर्म का मेन उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। लाभ को अधिकतम करने का मतलब कि कीमत और जो उसकी लागत है, दोनों के बीच के अंतर को, इसको यदि दूसरे उससे हम कहें तो हम कहते हैं कि कुल लाभ को अधिकतम करने के लिए कुल रेवेन्यू और कुल लागत जो दोनों के अंतर को वो अधिकतम करने की कोशिश करना चाहते हैं। और गणितीय भाषा में यदि हम इसकी बात करें तो यह जो लाभ अधिकतम करने की प्रक्रिया होती है, जिसको प्रथम शर्त कहते हैं, उसमें यह होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, प्रथम अवकलन या मार्जिनल वैल्यू ऑफ द जो प्रॉफिट है, जिसको हमने कहा कि टोटल प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू और टोटल लागत के बीच का अंतर होता है। तो उन अंतर अधिकतम वहां पर होता है जहां पर इसका टोटल रेवेन्यू का और टोटल कास्ट का जो स्लोप है सिमिलर हो जाए। उसको दूसरे वे में हम गणितीय भाषा में कहते हैं तो हम कहते हैं कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जहां पर 0 हो जाए वहां पर लाभ अधिकतम होता है। और मार्जिन्स को हम कहते हैं, मार्जिनल वैल्यू को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में प्रथम अवकलन कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रथम अवकलन लेते हैं तो मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट का डिफरेंस हो जाता है। और ऐसी स्थिति में उत्पादन वहां पर निर्धारित होता है जिस बिंदु पर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट शून्य की तरफ टेंड करता है या शून्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के बराबर हो जाता है। ये किसी भी कोई भी बाजार, चाहे वो एकाधिकार हो, चाहे द्वयाधिकार हो, चाहे अल्पाधिकार हो, चाहे एकाधिकारिक हो या पूर्ण प्रतियोगिता हो, फर्म अपने उत्पादन का निर्णय लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य से यदि करना चाहती है तो उस बिंदु पर करती है जिस बिंदु पर सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि फर्म का जो नियंत्रण है निश्चित रूप से इस तरह से करने की कोशिश करते हैं जिस बिंदु पर उसका लाभ अधिकतम हो रहा हो। मैं बात कर रहा था उत्पाद विभेद की। तो चूंकि हर फर्म के उत्पाद में भिन्नता है, चाहे वो उसके गंध से, उसके आकार के प्रकार से, उसकी लिटिल बिट उसकी क्वालिटी से, उनमें भिन्नता है। तो ऐसी स्थिति में हर फर्म की अपनी लागत और अपने रेवेन्यू को बाजार के विद्यमान शक्तियों के एसेस करते हैं और उस आधार पर उनको मोनोपोली पावर मिला हुआ है। यह एकाधिकारिक स्थिति, जो एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म को निर्णय लेने की जो क्षमता है या हमें कहते हैं कैपेबिलिटी है, वो एकाधिकार की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। यदि एग्जाम्पल की बात करें उत्पाद विभेद की, तो जैसे हम कहते हैं टूथपेस्ट की यदि हम लें तो दंतकांति है, कोलगेट है, नीम है, बबूल है। साइकिल की बात करें तो हीरो, A1, एटलस। जो परफॉर्मेंस है, जो कार्य है, उत्पाद का जो कार्य है वो समान है। टूथपेस्ट हम दंत मंजन के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, साइकिल चलने के लिए ऐसे। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है वो कॉमन है, कार्य है, जो गुण है, उत्पाद का जो गुण है या उत्पाद का जो मुख्य कार्य है वो कॉमन है सभी फर्मों के उत्पाद पर, लेकिन उनकी गुणवत्ता, उनके जो आकार प्रकार में भिन्नता है और यही आकार प्रकार की भिन्नता फर्म को एकाधिकार की शक्ति प्रदान किए हुए है। एकाधिकार के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसका जिक्र आगे संतुलन में भी किया जाएगा वो होता है बिक्री लागतें। बिक्री लागतें वे लागतें होती हैं जो सामान्य तौर पे वस्तु के
जो विक्रय की मात्रा है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती हैं। विक्रय के उद्देश्य से इसलिए भी की जाती हैं कि चूँकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स की हम बात कर रहे थे, या विक्रेताओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अ, जो कुल ख क्रेता हैं वो विभिन्न फर्मों पर विभाजित होंगे, इस बात पर निर्भर करते हुए कि किस उत्पाद की गुणवत्ता कितनी है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई फर्म अपने विक्रय की मात्रा को बढ़ाना चाहती है, तो इसके लिए उसे अपने वस्तु के प्रचार-प्रसार या गुणवत्ता में इम्प्रूवमेंट जो भी करने पे व्यय आता है, दैट मीन्स कि किसी फर्म के व्यय का वह भाग जिसके कारण से बाजार में उसके वस्तु की मांग बढ़ जाती है, उसको हम विक्रय लागत कहते हैं। और यही विक्रय लागतें अ, बाजार में फर्म की भागीदारी को बढ़ाती है, और फर्म की भागीदारी को बढ़ाने के फलस्वरूप उसके लाभ की मात्रा को भी बढ़ाती है। तो जो एक आधिकारिक प्रतियोगिता है, उसके लक्षणों में या उसके फीचर्स की हम बात करते हैं, तो उसमें अ, विक्रय लागतें एक महत्वपूर्ण फीचर है, क्योंकि यह विक्रय लागतें परफेक्ट कंपटीशन में या मोनोपोली में सामान्य तौर पे देखने के लिए नहीं मिलती हैं। एक अधिकार में और पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतें सामान्यतः नहीं होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में तो स्पेस ही नहीं होता है, क्योंकि ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर होती हैं। जो बाजार में कीमत निर्धारित हो गई है, उस कीमत पर ही सभी फर्मों को अपने मात्रा को समायोजित करना होता है। लाभ या हानि को, जो भी स्थिति है उसको, हानि है तो मिनिमाइज करने के लिए और लाभ है तो उसको अधिकतम करने के लिए। लेकिन एक आधिकारिक प्रतियोगिता के लक्षण में विक्रय लागतें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, और यह सामान्य तौर पे देखा जाता है कि यदि विक्रय लागतों को बढ़ा करके मांग की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। यह सामान्य तौर पे एक आधिकारिक प्रतियोगिता का लक्षण है। जो उसके अलावा, जैसे हमें कह दें कि अल्पाधिकार है या द्वयाधिकार है, तो अल्पाधिकार और द्वयाधिकार में पारस्परिक निर्भरता है। एक फर्म जो उत्पादन करती है, जैसे द्वयाधिकार की बात करें, तो एक फर्म जो उत्पादन करती है, दूसरे फर्म के लिए वह उतनी उपलब्धता नहीं होती है, इस मान्यता पर आधारित होती है। वैसे ही अल्पाधिकार के अंतर पारस्परिक निर्भरता रहती है फर्म की। एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्मों में एक दूसरे की ओपन या खुले तौर पर कोई पारस्परिक निर्भरता की बात नहीं रहती है। अपने उत्पाद में चूंकि मोनोपोली है, बाजार में विद्यमान मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर हर फर्म यह प्रयास करती है एकाधिकार के रूप में कि वो अपने उत्पाद के माध्यम से अपने लाभ को अधिकतम कर सके। तो जो दूसरा है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में तो एकदम ही पारस्परिक निर्भरता खत्म हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो द्वयाधिकार है, एकाधिकार है या अल्पाधिकार है, इसमें पारस्परिक निर्भरता रहती है। एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों का आपस में एक दूसरे की पारस्परिक निर्भरता का अभाव पाया जाता है। सभी फर्में स्वतंत्र होती हैं अपने उत्पादन समायोजन और कीमत समायोजन के निर्णय के संबंध में। दूसरी बात है कि जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण अगला जो विशेषता हम की बात करें, तो प्राइस कंपटीशन तो होता है। जैसे हम कहते हैं द्विक्षेत्रीय प्रतियोगिता होती है। द्विक्षेत्रीय प्रतियोगिता का मतलब कि पारस्परिक निर्भरता का अभाव यदि हम देख रहे हैं, लेकिन यह निश्चित है कि कीमत में कोई भी बदलाव जो होता है, जो कि एक आधिकारिक प्रतियोगिता में एकाधिकार की शक्ति दी हुई होने के कारण वो अपना बदल सकते हैं, कीमत बदली जा सकती है फर्म के द्वारा। इसका प्रभाव बाजार में जो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं उनके तरफ ज्यादा होता है। जैसे कीमत बढ़ती है तो जो निकट स्थानापन्न वस्तु दूसरे फर्म की है, उपभोक्ता की गतिशीलता दूसरे फर्मों की तरफ होगी, और ऐसी स्थिति में डिमांड में कमी के कारण इनके मार्जिन ऑफ प्रॉफिट घटने के समय। तो ये दो तरह की प्रतियोगिता है। यदि कीमत का मतलब जो वोलेटिलिटी जिसको हम कहते हैं कि गतिशीलता है, उपभोक्ता की गतिशीलता है एक फर्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और चूंकि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं तो यह दो तरह से होता है। और यही कारण है कि हर फर्म का अपना एक ब्रांड होता है और गुणवत्ता पर विज्ञापन खर्च करती है, और उस गुणवत्ता पर विज्ञापन करके यूनिक दिखाने की कोशिश करती है कि इसका निकट स्थानापन्न जो है इसकी तुलना में उत्तम गुणवत्ता परक है।
दूसरी बात जो इस फर्म में है वो अ, जैसे हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि कीमत का निर्धारण बाजार में होता है, उद्योग में होता है। इंडस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट था, ये मार्सेलियन कॉन्सेप्ट है फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस। यहाँ पर जो कीमत के निर्धारण की बात है वो समूह का है, समूह की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। यह स्वयं चैम्बरलिन का दिया हुआ है, चैम्बरलिन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के नाम से जो इम्परफेक्ट कंपटीशन मिसेस जॉन रॉबिन्सन की आई। इन दोनों में जो चैम्बरलिन का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो थोड़ा सा स्लाइटली उद्योग की तुलना में जो ग्रुप का की अवधारणा है वो दूसरी है। दूसरी इस अर्थ में है कि जो ग्रुप है मतलब एक तरह के जो निकट स्थानापन्न वस्तुएं हैं उनका समूह, मतलब उद्योग में कितनी है फर्में काम कर रही हैं उनका जो समूह होता है उसी को ग्रुप कहा जाता है। दैट मीन्स इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग द क्लोज सब्स्टिट्यूट। इनका जो निकट स्थानापन्न वस्तुओं के उत्पादन करने वाली फर्में हैं उन फर्मों के उत्पाद या उत्पादन करने वाली जो फर्म है उनके समूह को ही एक ग्रुप रखा गया है। यह इंडस्ट्री से अलग एक अवधारणा थी। और प्रत्येक वस्तु उस जो ग्रुप है, ग्रुप में प्रत्येक जैसे हमने इंडस्ट्री में देखा तो इंडस्ट्री का परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडस्ट्री है या उद्योग है वहां पर सभी वस्तुएं समरूप हैं, तो वहां कीमत का निर्धारण बड़ा आसान है। सभी वस्तुएं समरूप होंगी, उनकी क्वांटिटी फिक्स है, दैट मीन्स की सप्लाई जो है वो प्राइस के अकॉर्डिंग अपना दिया हुआ है, उनका इंटीग्रेशन आसान है। लेकिन जो ग्रुप है, ग्रुप में विभेदीकृत वस्तुएं हैं तो फिर इनका एक साथ समायोजन बड़ा मुश्किल होता है। ड्यू टू हेट्रोजिनिटी सबके समूह को, सप्लाई की संख्या को पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो उद्योग की तुलना में जो ग्रुप है वह उसमें समायोजन की व्यवस्था थोड़ी सी जटिल है उद्योग की तुलना में, जो पूर्ण प्रतियोगिता का भाग है। और इसी आधार पर इसको ग्रुप कहा गया है। ग्रुप का मतलब हो गया कि विभेदीकृत उत्पाद जो निकट स्थानापन्न है से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं इनको उत्पादित करने वाली जितने फर्में हैं उनके समूह को ही ग्रुप कहा गया। तो ये उनकी विशेषता है। दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता और यहीं से जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फेज शुरू होता है वो है कि हर फर्म का जो उत्पाद है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट तो है लेकिन मोनोपोली पावर है फर्म के पास कीमत निर्धारण के लिए या उत्पादन के लिए। वह इस फर्म को इतना शक्ति देता है कि फर्म बाजार में विद्यमान जो शक्तियां हैं वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि कीमत पर नियंत्रण फर्म क्या होता है, और जिन फर्मों का कीमत पर नियंत्रण हो जाए तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र जो होता है अब क्षैतिज ना होकर के डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो एकाधिकारक प्रतियोगिता के लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक लक्षण यह भी है कि एकाधिकारक प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग वक्र जो होता है वह डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि कीमत पर फर्म का नियंत्रण होता है और यदि फर्म का नियंत्रण कीमत पर हो जाए तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र निश्चित रूप से नीचे को गिरता हुआ होता है। जो लास्ट फीचर्स या महत्वपूर्ण फीचर्स में से एक फीचर यह भी होता है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन इस मान्यता पर आधारित होती है कि जो कंज्यूमर है या जो प्रोड्यूसर है या फर्म है सब परफेक्ट नॉलेज रखते हैं बाजार के शक्तियों के बारे में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एकाधिकारक प्रतियोगिता में पूर्ण जो जानकारी होती है उत्पाद के संबंध में उसका अभाव होता है। दोनों तरफ होता है, क्रेता और विक्रेताओं में बाजार की शक्तियों का पूर्ण जानकारी नहीं होती है। और ऐसी स्थिति में जो विक्रय लागतें हैं वो भोक्ताओं में एक अलग से जो कल्पना या श्रेष्ठता की भावना बैठा देती हैं, जिसके कारण उस वस्तु की मांग बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो विशेषता इसकी है वो यह भी है, एकाधिकारक प्रतियोगिता की विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता पूर्ण जानकारी का अभाव भी होता है। एकाधिकारक प्रतियोगिता के अंतर्गत अब मांग वक्र की बात हम कर रहे थे। सामान्य तौर पे जो मांग होती है, मांग की शक्तियां होती हैं, उसके व्यवहार का जो रिस्पॉन्सिव मेजरमेंट होता है वो इलास्टिसिटी से होता है। मांग
की लोच। मांग की लोच बेसिकली इस बात को बताती है कि जो कीमत में होने वाला बदलाव है, उसका मांग पर बदलाव किस तरह से होगा। यदि मांग कीमत में होने वाला बदलाव का मांग पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो इस तरह के जो लोच होती है उसको हम कहते हैं अलोचशील मांग वक्र है। और वही थोड़ी देर पहले हम आपसे डिस्कस कर रहे थे मोनोपोली के अंतर्गत कि ये वर्टिकलिटी या लंबवत अक्ष की तरफ इसकी गति होती है या बहुत ज्यादा ढालू हो जाता है। यदि लोचशील मांग वक्र है तो वह सीधे सीधे क्षैतिज अक्ष की तरफ मूव करता है। इसीलिए जो हम परफेक्ट कंपटीशन में देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि उसमें कीमत में थोड़ा भी बदलाव हो जाए तो मांग में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। और वही मोनोपोली की तरह हम जाएं तो कीमत में बहुत बड़ा बदलाव होने से मांग पर जो बदलाव है समानुपातिक रूप से कम होता है। इसका मतलब कि इलास्टिसिटी के आधार पर भी हम यह जान सकते हैं कि मांग वक्र का बिहेवियर किस तरह का होगा। अब चूंकि मोनोपोली पावर है तो इलास्टिसिटी निश्चित रूप से इलास्टिक डिमांड कर्व होगा, लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोनोपोली को मिला होता है उतना इलास्टिसिटी लेसर इलास्टिसिटी या रिजिडिटी इन द इलास्टिसिटी एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत नहीं होता है। दैट मीन्स कि जो मांग वक्र मोनोपोली का है उसकी तुलना में एकाधिकारिक प्रतियोगिता का मांग वक्र थोड़ा सा लोचशील ज्यादा होता है। लोचशील ज्यादा होने का मतलब कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता में एकाधिकार की तुलना में जो कीमत का प्रभाव मांग पर होता है वो ज्यादा होता है। कीमत बढ़ेगी तो मांग ज्यादा घट जाएगी, और ऐसी स्थिति में जो एकाधिकारी प्रतियोगिता का मांग वक्र होता है वह मोनोपोली की तुलना में फ्लैटर होता है, और परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में स्टीपर होता है। ये इलास्टिसिटी के बेस पर जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट डिस्कस करना था वो ये है। इसका मतलब है कि एक फर्म जो एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत काम कर रही होती है वो एकाधिकार की तुलना में मोर इलास्टिक डिमांड कर्व पे काम कर रही होती है, और परफेक्ट कंपटीशन की तुलना में लेसर इलास्टिक डिमांड कर्व पे काम कर रही होती है। चित्र में यही दर्शाने की कोशिश की गई है कि क्योंकि एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत पर फर्म का नियंत्रण होता है, ऐसी स्थिति में जो चित्र 1 है एकाधिकारिक मांग वक्र दिखाया गया है उसमें यही दर्शाने की कोशिश की गई है। डी डिमांड कर्व है और जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग, जैसे प्राइस एल है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड ओ एन है, और प्राइस जब ओ एच हो जाती है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड घट करके ओ जी हो जाती है, और जो ही प्राइस पी होती है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड ओ जी की तुलना में बढ़ करके ओ एम हो जाती है। दैट मीन्स कि प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड का मूवमेंट फर्म के लिए होता रहता है। जो बात मैंने इलास्टिसिटी से डिस्कस करने की कोशिश की थी वो नीचे फार्मूले में मैंने लिख भी रखा है, एम आर इक्वल से आर 1-1/E। सामान्य तौर पे इसका एक दूसरा वर्जन भी होता है जिसमें हम कहते हैं मिसेस जॉन रॉबिन्सन का फार्मूला, जिसमें ए आर इक्वल से आर अपन ए आर माइनस एम आर करके इलास्टिसिटी निकालते हैं। ई इक्वल्स इलास्टिसिटी इक्वल्स होता है ए आर डिवाइडेड बाई ए आर माइनस एम आर, जहाँ ए आर प्राइस होता है। यदि इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट मतलब अनंत हो जाए, तो जो 1/E है नीचे जो स्क्रीन के नीचे जो लिखा हुआ है 1/E, तो 1/इनफाइनाइट का मतलब होगा 0, और यदि जो 1/E 0 हो जाए तो ए आर इक्वल्स एम आर होता है, और ए आर और एम आर इक्वल्स पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होता है। इसका मतलब हो गया कि यदि इनफाइनाइट है तो ऐसी स्थिति में ए आर एम आर इक्वल होंगी, और बाजार की उस संरचना में जिसमें ए आर और एम आर एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, वहां पर फर्म के पास कोई भी यह क्षमता नहीं होती है कि कीमत को प्रभावित कर सके, और यही बाजार संरचना जहां पर सभी फर्में कीमत स्वीकार करने वाली होती हैं उसे पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं।
इलास्टिसिटी अभी मैंने बताया कि हायर तो होती है लेकिन लेस देन परफेक्टली इलास्टिक से कम होती है। तो ऐसी स्थिति में 1/E की कोई ना कोई वैल्यू होगी और ऐसी स्थिति में जो ये आर होगा वो बड़ा होगा कंपैरेटिवली एमआर से सॉरी एमआर से बड़ा होगा। या दूसरे वे में हम ये कहें कि जिन बाजार संरचनाओं में मांग की लोच परफेक्टली इलास्टिक से कम होगी वहां ए आर और एम आर के बीच में अंतर होगा और ए आर और एम आर के बीच में जो अंतर होता है वो फर्म को कीमत पर नियंत्रण करने का एक संदेश या क्लू प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कि यदि इलास्टिसिटी परफेक्टली मांग वक्त परफेक्टली इलास्टिक नहीं है तो फर्म के पास यह क्षमता होगी कि वह कीमत पर थोड़ा या ज्यादा नियंत्रण रख सके। ऐसी स्थिति में जब एक आधिकारिक प्रतियोगिता में इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक से कम होती है तो इस स्थिति में ए आर और एम आर के बीच में गैप होता है और यह निश्चित रूप से ए आर के नीचे एम आर होता है जो दूसरे चित्र में दिखाने की कोशिश की गई है। एक आधिकारिक औसत एवं सीमांत आगम वक्र। औसत आगम वक्र सीधे सीधा डिमांड कर्व होता है, प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड को दिखाता है। जनरली हम लोग उसको ए आर या प्राइस कर्व प्राइस से डिनोट कर लेते हैं। एम आर वो दोनों के बीच का गैप इस बात पर निर्भर करता है कि कितना इलास्टिक है ए आर। यदि इलास्टिसिटी कम है तो 20 से होगा और यदि इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो नियरर टू ए आर होगा और ऐसी स्थिति में एम आर को ए आर के नीचे खींचा गया है चित्र संख्या 2 में। फर्म का जो एक आधिकारिक फर्म का जो व्यवहार है वह चित्र 2 से परिलक्षित होता है। इस चित्र 2 में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि कोई भी फर्म जिसमें ए आर एम आर में डिफरेंस है वह कीमत के ऊपर नियंत्रण रखती है। अब फिर आता है कि यदि ऐसा है तो एक आधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन कैसे स्थापित होगा। फर्म के संतुलन स्थापित करने की अवधारणा में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है अल्पकालिक और दूसरा होता है दीर्घकालिक। एक आधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों का के प्रवेश पर और उनके एग्जिट पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। फ्री फर्में जितनी भी हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट के संदर्भ में वो फर्में स्वयं रूप से स्वतंत्र रूप से बाजार में प्रवेश कर सकती हैं और स्वतंत्र रूप से बाजार का बहिर्गमन भी कर सकती हैं। तो इस चीज को देखते हुए जो संतुलन की अवधारणा है उसको 2 सेगमेंट में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। पहला होता है अल्पकालिक और दूसरा होता है दीर्घकालिक। जो चित्र 3 में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वह अल्पकालिक है। अल्पकालिक है और हमने मांग वक्र अभी डिस्कस ही किया कि ए आर एम आर एक आधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत चित्र में दिखाया गया है। ए आर जो एम आर के ऊपर है, कोई भी फर्म लाभ अधिकतम करने से पहले, अभी हम थोड़ी देर पहले कुछ अनुकूलता की बात कर रहे थे या फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन की बात कर रहे थे, तो उसमें ये बता रहे थे कि कोई भी फर्म अपने लाभ को अधिकतम उस बिंदु पर करती है जहां एमसी एमआर के बराबर हो जाती है। इसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन भी कहते हैं। किसी भी फर्म के संतुलन की जो प्रथम शर्त है वो यही है कि जिस बिंदु पर एम आर और एम सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही निर्धारित होगा कि उत्पादन की मात्रा कितना होगा, या उत्पादन की उस मात्रा के लिए जिस पर सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो जाती है वही संतुलित उत्पादन की मात्रा होती है। और वह मात्रा पहले चित्र में यदि चित्र संख्या 3 को देखें तो ओ एम है और उस ओ एम के लिए कीमत हम देखते हैं तो इस ओ एम को सेल करने के लिए जो कीमत होगी वो ए आर से डिमांड करो से पता चलती है। और यदि डी पर ओ एम को हम एम डी से मिलाएं तो जो प्राइस होती है ओ पी होती है। एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो कास्ट स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि एवरेज कास्ट कर्व को जो मार्जिनल कास्ट कर्व होता है उसके लोवेस्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। लोवेस्ट पॉइंट किसी भी फर्म का जो एवरेज कास्ट कर्व का लोवेस्ट पॉइंट होता है
वह उसकी ऑप्टिमम या अनुकूलतम क्षमता को बताता है। अनुकूलतम क्षमता का तात्पर्य ये होता है कि उत्पादन की मात्रा बढ़ाने पर फर्म का जो लागत है वो वहाँ तक घटती है, अनुकूलतम क्षमता तक घटती है। इसीलिए अनुकूलतम क्षमता से पूर्व की स्थिति को हम कहते हैं डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन, और अनुकूलतम क्षमता के बाद के सेगमेंट को या भाग को जो औसत लागत का है उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन। चित्र संख्या 3 में औसत लागत वक्र एसी को एमसी उसके लोएस्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। उत्पादन की लागत को हम औसत लागत से देखते हैं, कीमत को डिमांड कर्व से देखते हैं, और ऐसी स्थिति में पर यूनिट उत्पादन लागत वो आर है, और पर यूनिट जो रेवेन्यू है या आगम है या कीमत है वह ओपी है। दोनों के बीच में जो अंतर है वह पी आर है। इसका मतलब है कि फर्म को असामान्य लाभ पी आर के बराबर प्राप्त हो रहा है, या दूसरे वे में हम कहें कि ओएम उत्पादन को फर्म बेच करके पी डी एस आर के बराबर लाभ अर्जित कर रही है, जो असामान्य लाभ है। और यह जो अल्पकालीन असंतुलन होता है उसका एक प्रमुख लक्षणों में से एक होता है। लेकिन फर्म की लागतों के आधार पर फर्म को हो सकता है कि अल्पकाल में हानि का भी सामना करना पड़े। इस बात का जो विवेचन है या डिस्कशन है या व्याख्या हमने चित्र संख्या 4 में देखने की कोशिश की है। चित्र संख्या 4 में जो फर्म की लागत है, लागत का ऊपर होने का मतलब होता है कि फर्म की साइज या तो बड़ी है या टेक्निकली उसका कास्ट स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिस उत्पादन की बात की जा रही है वो उसको उस उत्पादन के लिए लागत बहुत ज्यादा है, पर प्रति इकाई लागत बहुत ज्यादा है। इसमें जो एसी है इसमें भी एमसी उसको उसके लोएस्ट पॉइंट पर या अनुकूलतम क्षमता के पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ए आर बाजार में विद्यमान जो मांग वक्र है उसके अकॉर्डिंग ए आर एवरेज कास्ट कर्व के बिलो है, और एम आर यूजुअली ए आर के नीचे है। ए आर एम आर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उससे ओ एम उत्पादन का निर्धारण होता है, और उस ओ एम के उत्पादन लागत जो है वो एच तक आएगी। एच का मतलब ओ जी के बराबर है, और ए आर से यदि हम कीमत पता करें तो ओ टी के बराबर वस्तु को रेवेन्यू प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि उत्पादन के इस मात्रा के लिए फर्म को टी जी या जी टी के बराबर प्रति इकाई हानि का सामना करना पड़ रहा है। कीमत कम है और लागत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में फर्म को हानि का सामना करना पड़ रहा है, और इसे चित्र संख्या हमने 4 में दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि फर्मों के यदि दीर्घकाल की हम बात करें तो यह स्थिति हो सकती है। दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ भी मिल सकता है, या अल्पकाल में फर्म को सामान्य लाभ भी मिल सकता है यदि फर्म का जो औसत लागत वक्र है वह ए आर पर उत्पादन की किसी मात्रा के लिए ए आर को टेंजेंट हो, ए आर को टेंजेंट कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होगा। दीर्घकाल में यदि हम फर्म की बात करें तो दीर्घकाल वह काल होता है जिसमें फर्म अपने साइज को या प्लांट के साइज को इस तरह से एडजस्ट कर सके जो बाजार में विद्यमान शक्तियां हैं उनके अनुरूप उत्पादन को तय कर सके। दीर्घकाल में संतुलन लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व के माध्यम से होता है, और लागत वक्र हमेशा यूजुअली लॉन्ग रन में तो सामान्य तौर पे हम एल शेप लेके चलते हैं, लेकिन जो हाइपोथेटिकल या हमें कहते हैं कि बाजार व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमने एल ए सी ले रखा है, जो उसका लोवेस्ट पॉइंट एल है, और जो मार्जिनल कास्ट कर्व हमने लिया है एल एम सी लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट कर्व, वह ए आर और एम आर पर यदि विचार करें तो एम आर को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है अंडर लॉन्ग रन। इसका मतलब ये हो गया कि ई से जो नीचे उत्पाद अक्ष पर हम लाइन ड्रा किए हैं ओ क्यू के बराबर उत्पादन होगा, और ओ क्यू उत्पादन के लिए जो कीमत होगी वह क्यू टी या ओ पी के बराबर है। टी पर ए आर पर जस्ट टेंजेंशियल है लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व, और लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व यदि उस पर टेंजेंशियल है तो कोई मार्जिन नहीं है प्रॉफिट का, असामान्य लाभ का कोई मार्जिन
इसमें नहीं है। एक चीज़ जो ये होता है कि दीर्घकाल में फर्म को लाभ का मार्जिन कम क्यों होता है? यदि फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त हो सकता असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा हो, तो जो फर्मों का समूह है, समूह में नई फर्मों के प्रवेश करने के लिए एक इंसेंटिव प्रदान करता है, और वह जो असामान्य लाभ है नई फर्मों के प्रवेश होने से क्लोज सब्स्टिट्यूट की उपलब्धता उपभोक्ता की गतिशीलता को बढ़ाता है, और ऐसी स्थिति में फर्म के पास जो मांग की मात्रा होती है वो कम होती है, और जब मांग की मात्रा कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में मार्जिन साथ जो प्रॉफिट है वो घटता है। दीर्घकाल में लगभग सभी फर्मों के पास इतना समय होता है कि वो अपने प्लांट, अपने उत्पाद की गुणवत्ता या जो बाजार की शक्तियां हैं उनके अनुरूप समायोजन कर सकें, और निश्चित रूप से उस समायोजन में फर्म अपने आप को सामान्य लाभ जिसे हम कहते हैं, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस का कहते हैं, वो प्राप्त करती है। दीर्घकाल में फर्म वहां पर संतुलन में होती है जहां उसकी लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व जस्ट प्राइस के बराबर होती है एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत। जो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश की गई है वो ये होता है कि दीर्घकाल में जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में चूंकि AR, MR, AC, MC या लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व, ये एकदम एक बिंदु पर समान होती है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, जो चित्र संख्या 6 में दिखाने की हमने कोशिश की है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में जो उत्पादन होता है वो एवरेज कास्ट कर्व के लोवेस्ट पॉइंट पर होता है। मतलब कि यदि प्रतियोगिता का स्वरूप पूर्ण प्रतियोगिता हो तो ऐसी स्थिति में फर्म का उत्पादन जो होता है वह अनुकूलतम क्षमता के अनुरूप होता है। एक यह दूसरी चीज ये होती है कि यदि फर्म एकाधिकारिक, ओलिगोपोली, ड्यूओपोली इन सब में यदि कर रही होती हैं तो यह निश्चित रूप से चूंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व को फेस करते हैं तो वह अनुकूलतम क्षमता से पहले जो सामान्य लाभ होता है वो अनुकूलतम क्षमता से पहले होता है। उत्पादन की वह मात्रा जो अनुकूलतम क्षमता पर उत्पादित किया जा सकता है और जो वास्तव में उत्पादन किया जाता है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको अतिरिक्त क्षमता कहते हैं, एक्सेस कैपेसिटी। बाजार में यदि पूर्ण प्रतियोगिता नहीं है तो यह सामान्यतया पाया जाता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग यदि डिमांड कर्व होगा तो हर फर्म के पास अतिरिक्त क्षमता विद्यमान रहेगी। यदि कंपैरेटिवली इस चित्र की हम बात करें तो जो यहाँ पर अतिरिक्त क्षमता है एकाधिकारिक चित्र संख्या 5 में जो लोवेस्ट पॉइंट है लॉन्ग रन एवरेज कास्ट कर्व का वो L पॉइंट पर है, L है, और जो एक्चुअली उत्पादन हो रहा है अनुकूलतम उत्पादन जैसे हम कहते हैं MR और MC के बेस पर E पॉइंट पर या OQ वो T के बराबर है। दैट मीन्स कि यदि बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एकाधिकार, द्वयाधिकार, अल्पाधिकार और एकाधिकारिक प्रतियोगिता ये सम्मिलित हैं। तो यदि अपूर्णता है तो यह निश्चित रूप से होगा कि सामान्य लाभ की स्थिति में भी फर्म सामान्य तौर पे डिक्रीजिंग कास्ट कंडीशन के अंतर्गत उत्पादन करती है और फर्मों के पास अतिरिक्त क्षमता विद्यमान रहती है। यह एक क्लू भी प्रोवाइड करती है जो आगे चल करके जब पॉलिसी मेकिंग में बात की जाती है या स्टेट इंटरवेंशन की जब हम लोग बात करते हैं कि सरकार का बाजार में हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो एक तर्क यह भी दिया जाता है कि सामान्य तौर पे पूर्ण प्रतियोगिता का स्वरूप किसी भी अर्थव्यवस्था में नहीं पाया जाता है, और यदि किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता का स्वरूप नहीं पाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में फर्मों के पास एक्सेस कैपेसिटी होती है या फर्म डिक्रीजिंग कास्ट कंडीशन के अंतर्गत उत्पादन करती हैं, और डिक्रीजिंग कास्ट के अंतर्गत उत्पादन करेंगी तो वह अपनी क्षमता से कम उत्पादन करती हैं और कीमतें उससे ज़्यादा होती हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ जो इम्परफेक्ट कंपटीशन या हमें कहने का एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत है वह मौजूद है। दूसरी जो एकाधिकारिक प्रतियोगिता है उसमें समूह की बात की जाती है कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत
समूह का संतुलन कैसे स्थापित हो। तो समूह संतुलन के लिए चैम्बरलिन ने दो बड़े इम्पोर्टेंट एजम्पशंस लिया। एक तो सिमेट्री सिटी का और दूसरा यूनिफॉर्मिटी का। सिमेट्रिसिटी या यूनिफॉर्मिटी से तात्पर्य ये था कि जब उत्पादन हेट्रोजीनियस होंगे तो उनको एक साथ जोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, और यदि हम सभी को एक साथ जोड़ नहीं पाए तो फिर समूह का संतुलन स्थापित करना बड़ा मुश्किल होगा। तो उस मुश्किल को आसान करने के लिए चैम्बरलिन ने समूह के संतुलन ज्ञात करने के लिए उन्होंने ये पहली मान्यता ली यूनिफॉर्मिटी की। यूनिफॉर्मिटी का मतलब इतने से है कि जो उत्पाद है या जिस उत्पादन की हम बात कर रहे हैं सेल करने की, वह उत्पाद समरूप है। समरूप तो नहीं, समान है, मतलब उनके एक कैटेगरी में रखा जा सकता है और सम्मित है। यदि तो इस ऐसी स्थिति में समूह जो हो गया वह एक मोनोपोली हो जाता है, और यदि समूह मोनोपोली का स्ट्रक्चर हो गया, दैट मीन्स समूह में काम करने वाली फर्मों का उत्पाद सम्मित और समान हो गए, तो ऐसी स्थिति में फर्मों का समूह एक फर्म की तरह व्यवहार करने लगता है, और ऐसी स्थिति में फिर वही एकाधिकार के अंतर्गत जिस तरह से संतुलन स्थापित होता है वैसे ही स्थापित होता है। बाजार में AR और MR के दिए हुए होने पर जो सभी फर्मों की लागतें हैं, सभी फर्मों का जो रेवेन्यू कर्व है और मार्जिनल कर्व है वो इंटीग्रेटेड होते हैं, और ऐसी स्थिति में दीर्घ काल में जो संतुलन होता है वो उस बिंदु पर होता है जिस बिंदु पर मार्जिनल लॉन्ग रन या दीर्घकालिक जो सीमांत लागत है वो समूह के MR को इंटरसेक्ट करता है, जो पॉइंट E पर दिखाया गया है, और टोटल सामूहिक रूप से सभी फर्में OQ के बराबर उत्पादन कर रही हैं। और ऐसी स्थिति में चूंकि लागत का स्वरूप दीर्घकालिक है तो LAC AR पर टेंजेंट है या T और P प्राइस चार्ज कर रही हैं, तो सभी फर्में P प्राइस चार्ज कर रही हैं और कुल उत्पादन OQ हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी देखा जाए तो सभी फर्मों के समूह में उत्पादन करने के बावजूद भी एकाधिकारिक प्रतियोगिता में अतिरिक्त क्षमता विद्यमान है। अब होता है एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रय लागतें, जो अभी थोड़ी देर पहले मेन फीचर्स की बात हम कर रहे थे, तो उसमें ये निर्धारित बात करने की कोशिश कर रहे थे कि जो एकाधिकारिक प्रतियोगिता है वो एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म अपने मांग की मात्रा को बढ़ा सकता है। मांग का मतलब अपने उत्पाद की मांग की मात्रा को बढ़ा सकता है विक्रय लागतों के आधार पर। विक्रय लागतें वो लागतें होती हैं जो एडवर्टाइजमेंट है, पैकेजिंग है या इंफॉर्मेशन, सेलिंग इंफॉर्मेशन है, इन सब में वृद्धि करके कोई भी फर्म यदि अपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने की कोशिश करती है तो इस तरह की लागत को हम विक्रय लागतें कहते हैं। विक्रय लागतों का मांग पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। उपभोक्ता के एक तो हमने कहा कि जो एकाधिकारिक प्रतियोगिता है उसका एक प्रमुख लक्षण ये होता है अपूर्ण जानकारी का होना। तो जो विक्रय लागतें होती हैं उसका एक प्रमुख भाग एडवर्टाइजिंग कास्ट भी होती है, और एडवर्टाइजमेंट जो होता है या जो विज्ञापन होता है उपभोक्ता तक सूचना पहुंचाने का काम करता है। इसका मतलब जो जानकारी अपूर्ण है वह पूर्णता की तरफ लेके जाता है। जैसे क्लोज सब्स्टिट्यूट ही है, तो कौन कौन से क्लोज सब्स्टिट्यूट उपलब्ध हैं, यदि सभी पर मैं एडवर्टाइजिंग कर रही हैं तो उससे उपलब्ध उपभोक्ता के पास निश्चित रूप से यह सूचना होंगी कि किस गुणवत्ता का निकट स्थानापन्न किस फर्म द्वारा उत्पादित हो रहा है और उसकी कीमत क्या है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कीमत और उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित विज्ञापनों में जो सूचना होती है वो थोड़ी सी पूर्णता की तरफ लेके जाती है, अपूर्ण जानकारी से पूर्ण जानकारी की तरफ लेके जाती है, और जानकारी होने पर यह निश्चित रूप से किसी भी फर्म के उत्पाद की मांग में वृद्धि करती है। उत्पादन की मांग में होने वाली वृद्धि एडवर्टाइज लागतों से बढ़ती है, और यदि मांग बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में जो मांग वक्र होता है उसका विवर्तन अपवर्ड होता है। दैट मीन्स कि यदि हम ये देखें कि विज्ञापन के कारण वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है
तो यह निश्चित रूप से क्या होगा कि मांग में वृद्धि होने से जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है या जो मांग वक्र है वो ऊपर की तरफ विवर्तित हो जाता है। ऊपर की तरफ विवर्तित होने का मतलब ये होता है कि मांग की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इस बात को हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है चित्र में। जैसे इनिशियल है, एपीसी है, बिफोर जो एडवर्टाइजिंग कास्ट है उसका जो संतुलन है वो कास्ट है वो आर पर है, यस है, क्यू पर हम दिखा रहे हैं। हमने इसमें मार्जिनल कास्ट दिखाने की कोशिश नहीं की है क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा जिग-जैग वे में और कॉम्प्लिकेटेड होने के आसार थे। संतुलन की कंडीशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे पूर्व के डायग्राम में दिखाया गया है, लेकिन जो एडवर्टाइजिंग कास्ट होती है यदि वो पर यूनिट है तो वो पर यूनिट कास्ट में जुड़ती है, मार्जिनल में जोड़ करके भी और एवरेज में भी जोड़ करके निकाला जा सकता है। और यदि पर यूनिट उसमें वृद्धि होती है तो कास्ट भी उसी स्वरूप में पर यूनिट एडवर्टाइजिंग कास्ट के स्वरूप में ही अपवर्ड मूव होती है। दैट मीन्स कि लागतें भी बढ़ती हैं और मांग भी बढ़ती है विक्रय लागतों के कारण। और इसी को दिखाया है। यदि फर्स्ट सेगमेंट देखें AR1 की तरफ हम देखें तो जो हमारा पहला है जिसमें विज्ञापन नहीं होता है तो संतुलन की स्थिति वही है। आर पर कास्ट है और क्यू ओएम उत्पादन के लिए जो ओपी कीमत है, ओपी कीमत है और यस लागत है, दोनों के बीच में असामान्य लाभ मिल रहा है PQRS के बराबर ओएम उत्पादन के लिए। लेकिन जो ही एडवर्टाइजिंग कास्ट की जाती है तो ऐसी स्थिति में एडवर्टाइजमेंट का एक इम्पैक्ट यह भी होता है कि मांग विवर्तित होकर AR2 हो जाती है। साथ साथ ड्यू टू इंक्रीज इन द एडवर्टाइजिंग कास्ट जो लागत वक्र है वह भी विवर्तित होकर के AC1 हो गया है। दैट मीन्स कि APC इनिशियल है विदाउट एडवर्टाइजिंग, AC1 आफ्टर एडवर्टाइजिंग है। और ऐसी स्थिति में लागत तो बढ़ी है लेकिन साथ साथ मांग भी बढ़ी है और ऐसी स्थिति में मांग में वृद्धि के साथ साथ लाभ की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। P1, Q1, R1, S1 लाभ की मात्रा है जिसको यदि हम PQRS से कंपेयर करें तो वह ग्रेटर है। उसी तरह से पुनः यदि एडवर्टाइजमेंट होता है और उस एडवर्टाइजमेंट के कारण यदि मांग वक्र AR3 हो जाए और लागत वक्र AC2 हो जाए तो ऐसी स्थिति में लाभ की मात्रा बढ़ करके P2, Q2, R2, S2 के बराबर हो जाता है जो लाभ की मात्रा में वृद्धि होती है। एडवर्टाइजमेंट इसी उद्देश्य से किया जाता है कि जो फर्म है उनको लाभ मिलता रहे। कोई भी फर्म तब तक एडवर्टाइजमेंट करती रहती है जब तक उसके एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट मांग में वृद्धि का होता है। यह भी इस बात से इलास्टिसिटी से या मांग की लोच से हम ज्ञात कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग कास्ट की लोच निकाल लेते हैं कि जो हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे उसका नेट इम्पैक्ट मांग पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। यदि मांग पर पड़ता है तो निश्चित रूप से फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए एक आधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से मांग की मात्रा को बढ़ा सकती है। और चूंकि यह प्रक्रिया सब फर्में करती हैं तो दीर्घकाल में एक आधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत जो विक्रय लागतें होती हैं वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं और उस महत्वपूर्ण रोल के अंतर्गत फर्म का संतुलन उस बिंदु पर स्थापित होता है जहां पर असामान्य लाभ जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है या सामान्य लाभ में हो जाता है। इन आधारों पर यदि हम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें इसमें देखनी है वो है अतिरिक्त क्षमता। अतिरिक्त क्षमता क्या है कि यदि फर्मों के पास अतिरिक्त क्षमता विद्यमान रहती है तो यह सोसाइटी का लॉस है, सोशल जिसको हम सामाजिक लॉस कह सकते हैं। एक आधिकारिक प्रतियोगिता में जो लॉस की मात्रा है वो डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है। यदि फर्में अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी के बराबर उत्पादन करती तो ऐसी स्थिति में जो सोसाइटी के लिए है कम कीमत पर अधिक वस्तुएं उपलब्ध होती और सामान्य तौर पे जो सामाजिक कल्याण या आर्थिक कल्याण है वह वस्तु की उपलब्धता पर निर्भर होता है। प्रॉस्पेरिटी जो होती है वो वस्तु की जो उपलब्धता है उससे एसोसिएटेड होती है, संबंधित होती है। यदि वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो सामाजिक कल्याण बढ़ता है और वस्तु की मात्रा कम उपलब्ध हो तो सामाजिक कल्याण कम होता है। ऐसी स्थिति में जो सामाजिक हानि दिखाई गई है वह फर्म की जो एक्सेस कैपेसिटी है जिसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू इम्परफेक्शंस, वह एक
विषय है जो या लक्षण है एक आधिकारिक प्रतियोगिता का कि एक आधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत एक्सेस कैपेसिटी होती है और वह एक्सेस कैपेसिटी सामाजिक कल्याण की हानि को दर्शाती है।